बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ आर्सेनिक पॉइजनिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्सेनिक पॉइजनिंग को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने वेजिटेबल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, कॉस्टिक एल्कलीज को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम मेटालिक पॉइजन को स्टार्ट करने वाले हैं और उससे भी हम आर्सेनिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक के अंदर फास्फोरस और आयोडीन आ जाती है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्सेनिक की पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है और आर्सेनिक की पॉइजनिंग मेटालिक पॉइजनिंग वाली कैटेगरी में आ जाती है। तो मेटालिक पॉइजन आर्सेनिक के अलावा मरकरी, लेड, कॉपर, थेलियम और जिंक होते हैं। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा सकते हैं जिसको बोलते हैं जीआईटी की इन्फ्लेमेशन। ओके, इसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन के बाद डिप्रेसेंट एक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये टॉक्सिकोलॉजी नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक दे दूँगा, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे पारिक के ऊपर बेस्ड है, पारिक टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं आर्सेनिक से। तो आर्सेनिक की पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आर्सेनिक के क्या सोर्सेज होते हैं। वैसे इतने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हम इसको याद कर लेते हैं। आर्सेनिक के पहले प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आर्सेनिक के सोर्सेज क्या होते हैं, फिर इसके बाद आर्सेनिक के साइन सिम्टम क्या होते हैं स्पेसिफिकली एक्यूट के, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर क्रॉनिक की तरफ आ जाओगे, क्रॉनिक के साइन सिम्टम क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या पोस्टमार्टम ऑटोप्सी फाइंडिंग होती है। ठीक हो गया, और फिर इसके मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस को कवर कर देंगे। तो आर्सेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं। तो आर्सेनिक एक ग्रे सब्सटेंस है जो, अगर ये कहने का मतलब कि जो ग्रे सब्सटेंस होता है नॉन पॉइजनस होता है, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वाटर में सॉल्युबिलिटी ना होने की वजह से, इनसॉल्युबल होने की वजह से इसको जीआईटी से अब्सॉर्ब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब ये आर्सेनस ऑक्साइड या वाइट आर्सेनिक के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो टेस्टलेस होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो जो वाइट आर्सेनिक होता है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, लेकिन जो ग्रे सब्सटेंस होता है ओरिजिनल फॉर्म में तो ये नॉन पॉइजनस होता है और ये अब्सॉर्ब भी नहीं होता। ठीक है, जो उसका एक ऑक्साइड होता है आर्सेनिक ऑक्साइड या आर्सेनियस ऑक्साइड, ये टेस्टलेस और पॉइजन होता है, वेरी पॉइजनस होता है। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी करवाता है बाय कंबाइनिंग विद सल्फाइड्राइल एंजाइम। सल्फाइड्राइल ग्रुप जिसको आप एसएच ग्रुप बोलते हो, ये एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी एक्टिव साइट पे पड़ा हुआ होता है। ओके, और फिर ये वहाँ पे बाइंड करने के बाद क्या करता है, उन पे उनकी एंजाइम को डीनेचर कर देता है, एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। और जो सल्फाइड्राइल एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर भी आ जाते हैं, क्रैब साइकिल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो ये था रिमोट एक्शन। इसके अलावा लोकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देता है और ये नर्वस सिस्टम को रिमोटली डिप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, तो सल्फाइड्राइल ग्रुप को क्या करेगा, कंबाइन करने के बाद एंजाइम को डीनेचर कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा। और लोकल एक्शन में इरिटेंट होता है टू द म्यूकस मेम्ब्रेन और सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज के अंदर AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, फिर इसके बाद आर्सेनिक के सल्फाइड, इनका क्या सोर्स होता है, कॉपर कंपाउंड्स होते हैं और इसके कुछ अदर कंपाउंड्स होते हैं। तो पहला आर्सेनियस ऑक्साइड AS2O3, तो इसको हम आर्सेनियस ऑक्साइड को वाइट आर्सेनिक भी बोलते हैं या इसको आर्सेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, या इसको हम संख्या भी बोलते हैं या उसको सुमालखर भी बोलते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक होती है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और दूसरी ओपैक ब्रिटल मैस होती है जो इनेमल को रिजेंबल करती है। इसका कोई स्मेल नहीं होती, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। लेकिन जो आर्सेनिक पाउडर होता है उसका हैवी वेट की वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लॉट कर जाता है और ये वेसल की साइड पे अडियर हो सकता है। डैट इज़ वाई इसको मिल्क के साथ, टी के साथ या कॉफ़ी के साथ मिला के देते हैं ताकि किसी दूसरे बंदे को हम कत्ल कर दे। ठीक हो गया, तो ये दो मैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट क्रिस्टलाइन और दूसरा ओपैक ब्रिटल मैस। ठीक हो गया, जो कि एनामल को रिजेंबल करता होता है, संखिया या सुमालखर बोलते हैं। इसके बाद है सल्फाइड ऑफ आर्सेनिक, तो ये येलो और पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हड़ताल बोलते हैं, हड़तल बोलते हैं। दूसरा आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड है और तीसरा रेड रियल्जर जिसको मेंसल बोलते हैं। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसके बाद है कॉपर कंपाउंड्स। कॉपर कंपाउंड में सेचिल ग्रीन है जिसको बोलते हैं कॉपर आर्सेनाइट, पारिस ग्रीन, इमराल्ड ग्रीन। ठीक है, ओके। बाकी अदर्स के अंदर लेड आर्सेनेट भी होता है, आर्सेनाइड्स ऑफ सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए आर्सेनिक के तकरीबन ये इसके सोर्सेज। अब हम चलते हैं एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के साइन और सिम्टम की तरफ। ओके, तो जो प्रिंसिपल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के वो जीआईटी के ऊपर होते हैं। ठीक हो गया, सब एक्यूट और नार्कोटिक मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिल सकती है। साइन और सिम्टम को स्टार्ट करते हैं तो डोज लेने के बाद 15 से लेकर 30 मिनट तक साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये डिलेड भी हो सकते हैं। इस केस में डेथ हो जाएगा जब आर्सेनिक को फूड के साथ लेते होते हैं। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या सिम्टम आते हैं। इरिटेंट पॉइजन होता है, इसके सिम्टम के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग,
बर्निंग पेन होगा इसोफेगस में, स्टोमक में, एपिगैस्ट्रियम में, सिवियर कंटिन्यूस परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग में इनिशियली तो स्टोमक के कंटेंट होते हैं, फिर बाइल के कंटेंट आना शुरू हो जाएंगे और फिर फाइनली म्यूकस और ब्लड आपस में एक दूसरे से मिक्स होना शुरू हो जाएगी। तो वॉमिटिंग के भी कुछ स्टेजेस होती है। इसके बाद डायरिया हो जाएगा, टिनिस्मस हो जाएगा, राइस वाटर स्टूल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। राइस वाटर स्टूल आपको कॉलरा में भी देखने को मिलते हैं। स्टूल में म्यूकस मेम्ब्रेन की श्रेडिंग होती है, पॉइजन्स के कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन जो पानी को पिए गए तो वो पानी पीने के बाद वॉमिटिंग पहले से भी ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती है। ठीक है। लेग्स के अंदर पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं। लेग्स में क्या हो गए, पेनफुल क्रैम्प्स हो गए, पेन होगा काफ़ी, ओके, डिहाइड्रेशन की वजह से, और यूरिन काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाएगा, स्किन की रप्शन लेटर स्टेजेस के अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। बहुत सारे केसेस के अंदर रिमिशन भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, फिर सिम्टम दोबारा आना शुरू हो जाती है। फाइनली कोलैप्स हो सकता है, शॉक हो सकता है, कोल्ड क्लैमी स्किन के साथ प्रेजेंट कर सकता है बंदा, रैपिड फीवर पल्स है, डायलेटेड प्यूपिल है, सनकन आइज होती है, फाइनली कोमा की वजह से डेथ भी हो सकती है। ओके। तो अगर बंदा इनिशियल एक्यूट अटैक को बर्दाश्त कर ले तो इनिशियल एक्यूट अटैक है, तो उसके बाद आता है सब एक्यूट अटैक। अब सब एक्यूट अटैक के अंदर जो पेशेंट होता है वो प्रोग्रेसिवली वीक होता रहता है और वो हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है। अगर पॉइजन को ज़्यादा मिकदार में ले लिया और वो पॉइजन एब्जॉर्ब भी हो गया तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम ना होने के बराबर होते हैं और हमें CNS के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं नार्कोटिक पॉइजनिंग। इसमें वर्टिगो होगा, हेडेक होगा, स्पैज्म होगा। ठीक है। और फाइनली बंदे की डेथ भी हो सकती है वैस्कुलर कोलैप्स के बाद। ठीक है। फेटल डोज की बात करते हैं तो फेटल डोज 120 से लेकर 200 मिलीग्राम होती है। फैटल पीरियड में 2 से लेकर 3 घंटे होते हैं। ठीक है। 2 से लेकर 3 घंटे इसके क्या होते हैं, फैटल पीरियड की बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के। तो ट्रीटमेंट के अंदर स्टोमक वैश करना, गैस्ट्रिक लैवेज परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। और गैस्ट्रिक लैवेज का परफॉर्म करना है वार्म वाटर के साथ और मिल्क के साथ, ताकि आर्सेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कर सके जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ एडहेरेंट होते हैं। ओके। जो फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड उसको एडमिनिस्टर करना है एज एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके, एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल आएगा, क्योंकि ये फेरिक आर्सेनाइड बनाएगा जो कि हार्मलेस साल्ट होता है। ओके। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ ग्रीजी सब्सटेंस भी देते हैं और कुछ सेलाइन परगेटिव भी देते हैं, सोडियम सल्फेट वगैरह। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा इसकी चंद बातें एक्यूट की। पोस्टमार्टम अपीयरेंस की या पोस्टमार्टम फाइंडिंग आई थिंक यहाँ पर लिखी हुई नहीं है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग या पोस्टमार्टम फाइंडिंग को शायद लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिर भी चलो, पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में लिया गया पॉइजन या फिर वो कितने पीरियड हो चुका है उसको पॉइजन को लिया हुए। एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, साइनोसिस आना शुरू हो जाती है, जॉन्डस होगा, आई बाल संकन होती है, स्किन रिंकल्ड होती है, रिगर मोर्टिस का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर जो स्टोमक का म्यूकोजा है वो रेड वेलवेटी होता है, म्यूकोजा रेड होता है, एडिमेटस होता है, पैचेस में स्वेलो होगी। ठीक है। स्वेलिंग होगी, म्यूकस टिनिशियस यानी जो म्यूकोसा होती है वो म्यूकस से कवर होगी, जिसमें ब्लड काफ़ी ज़्यादा होगा, अल्सरेशन भी देखने को मिल सकती है, लार्ज इरोजन भी देखने को मिल सकती है एट द पाइलोरिक एंड। सब म्यूकोसल पेटिशियल हैमरेज भी हो सकते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, स्पेसिफिकली इन द अपर पार्ट, पेटिशियल हैमरेज अंडर द एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फैटी लीवर देखने को मिलेगा। ओके। तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग होती है एक्सटर्नल और इंटरनल फाइंडिंग्स में। ओके। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग की तरफ। तो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर ये कब होता है कि जब एक्यूट फेज के बाद क्रॉनिक पॉइजनिंग हो सकती है, या किसी ने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डोज को ज़्यादा वक्फे के लिए ले लिया, या फिर उसने फूड और ड्रिंक के साथ ले लिया। ठीक है। या फिर उस बंदे के एक्सक्रीटरी फंक्शन डिस्टर्ब थे, या इनटेक इतनी ज़्यादा ले ली जितनी एक्सक्रीट नहीं हो सकती थी, इस केस में पॉइजनिंग हो सकती है। तो 4 कंडीशन लिखी हुई है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ एक्यूट, स्मॉल डोसेस, वाटर कंटेमिनेशन, और चौथा होता है एक्सक्रीशन इम्पेयर्ड हो गया। अब इसके साइन और सिम्टम को देख लेते हैं। तो क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर जो क्लासिकल स्टेट होती है तो उसमें 4 स्टेजेस होती है। पहला होती है द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशनल एंड GIT डिस्टर्बेंस, सेकंड स्टेज होती है कैटारल चेंजेस, थर्ड स्टेज होती है स्किन के रैशेस की, और फोर्थ स्टेज होती है नर्वस डिस्टर्बेंस की। फर्स्ट स्टेज के अंदर न्यूट्रिशनल और GIT डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे अर्लीस्ट साइंस होता है ग्रेजुअल इमैसिएशन। इस केस में वॉमिटिंग खत्म हो जाती है, वॉमिटिंग लॉस हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है,
वॉमिटिंग के इंटरमिटेंट अटैक होना शुरू हो जाती है, एपिटाइट कम होती है, वॉमिटिंग कम नहीं होती, वॉमिटिंग तो होगी, डायरिया भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होगा। फिर सेकंड स्टेज है कैटरल चेंज, इसमें पेशेंट ऐसे फील करेगा जैसे उसको सर्दी हुई हुई है, जैसे उसको नज़ला हुआ है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, रिनाइटिस होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, रनिंग आइज है, रनिंग नोज है, कफिंग है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, ब्रोंकियल कैटर होता है। स्किन रैश स्टेज, इस केस के अंदर स्किन की इरिटेशन होती है, फिर वेजिकुलर इरप्शन हो सकती है, और फिर ये कहने का मतलब कि नेटल रैश की फॉर्म में भी अपने आप को शो कर सकता होता है। और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर के बाद स्किन की पैची ब्राउन पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप टाइप पिगमेंटेशन। और रेन ड्रॉप टाइप पिगमेंटेशन एडिसन डिजीज़ के अंदर भी होती है। तो आपने एडिसन डिजीज़ और इस क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग को डिफरेंशिएट करना है। स्किन की हाइपर केराटोसिस हो सकती है, पाम की और सोल की। उस स्टेज में बंदे के बाल गिरना शुरू हो जाती है, नील्स की ब्रिटलनेस होना शुरू हो जाती है, नील्स के ऊपर वाइट बैंड्स देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं मी लाइन थीलियम पॉइजनिंग में भी देखने को मिल सकती है। लास्ट स्टेज है नर्वस डिस्टर्बेंस, इसके अंदर टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, टेंडरनेस मसल्स होती है, पैरासिस होता है, न्यूराइटिस होता है, हेडेक, ड्रोजीनेस, विजन इम्पेयर्ड हो सकती है, मेंटल एक्यूटी भी इम्पेयर्ड हो सकती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये इसके 4 स्टेजेस हो जाती हैं। अब इसके बाद चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो आपने एक्सपोजर को मिनिमाइज़ करना है, डाइमर कैप्रोल जिसको ब्रिटिश एंटी ल्यूसिड बोलते हैं वो एंटीडोट के तौर पे अप्लाई करना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इंट्रावेनस सोडियम थायोसल्फेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। रिकवरी 6 महीनों से लेकर 1 साल तक हो सकती है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग है तो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में डिकम्पोजिशन स्टॉप हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, यानी इसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती। ओके, तो वही चीज़ें देखने को मिलती है जो पहले हमने पढ़ी थी, इमैसिएशन, एनीमिया, फैटी चेंजेस होती है हार्ट मसल्स में, लीवर में, किडनी में, जीआईटी की कंजेशन होती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ओके, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। जो हेयर और नेल्स का सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है फॉर द एनालिसिस है, ठीक है। हेयर को बल्क के साथ लेना पड़ता है। इसके अलावा लॉन्ग बोन्स के एंड में, स्पेसिफिकली फीमर के लोअर एंड के ऊपर भी आर्सेनिक की डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, तो उसको भी एग्जामिन करना पड़ता है। ओके, अब इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं कि आर्सेनिक एक पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन है। तो पॉपुलर होमिसाइडल पॉइजन के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं, या क्यों पॉपुलर होमिसाइडल है। तो पहला है कि बहुत सस्ता होता है, हर जगह से मिल जाता है, और इसकी लीथल डोज काफ़ी इस्तेमाल होती है, 120 मिलीग्राम होती है एडल्ट के लिए। प्रैक्टिकली टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, तो उसको फूड के साथ, ड्रिंक के साथ या पान के साथ मिला के दे सकते हैं, आराम से दे सकती है बगैर किसी शक शुबे के। ओके, जो सिम्टम एक्यूट पॉइजनिंग के होते हैं वो 1 घंटे, आधे घंटे में या 15 मिनट में भी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो पॉइजनर होता है, जिसने जहर दिया होता है, वो भाग सकता है। एक्यूट पॉइजनिंग कॉलरा से या बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से कंफ्यूज हो सकती है, ठीक हो गया। ओके, और क्रॉनिक पॉइजनिंग अगर छोटी छोटी डोज में दिया जाए तो डिलेड डेथ होती है फ्रॉम प्रोग्रेसिव डेबिलिटी, ठीक हो गया। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में ये प्यूट्रिफैक्शन को रेजिस्ट करता है, बॉडी वेल प्रिजर्व होती है, ये डिटोरिएट नहीं होता, तो केमिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं चाहे जितने मर्जी साल हो जाए। हीट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो इसको बर्नड डेड बॉडी में भी हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये था इसका डिसएडवांटेजेस। चौथा भी लिखा हुआ है कि क्रॉनिक पॉइजनिंग के केस में ये हेयर, नेल्स, बोन्स के ऊपर डेपोजिट होना शुरू हो जाता है, तो हम इन स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग। ओके, तो ये पोस्टमार्टम फाइंडिंग भी आपको मैंने बता दी है। तो आगे कुछ लिखा हुआ है कि टॉलरेंस, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, यूजेस ऑफ आर्सेनिक। आई थिंक ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने इस टॉपिक को नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर नए नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।